नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस बताएंगे सुकेश। कल बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन था। कल बिहार में जातीय सर्वेक्षण के बाद से बिहार सरकार ने आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति को जाति वाइज बांट के सबके सामने प्रस्तुत किया। इसे जातीय जनगणना के बाद से बहुत बड़ी जीत और मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था नीतीश कुमार का। अब उसके बाद से ये सवाल होने लगा कि आखिर इसके बाद से नीतीश कुमार अगला स्टेप कौन सा लेने वाले हैं, आखिर नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। नीतीश कुमार ने उसी दिन बता दिया कि आगे बिहार में क्या होने वाला है और उसके बाद से उनकी अगली प्लानिंग क्या होने वाली है। उन्होंने ये बात बोल दी कि जो जाति का कोटा दिया जाता है, यानी जो 50% आरक्षण दिया गया है बिहार में, उसे बढ़ा के वो 75% करने वाले हैं, जिसमें से 10% ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए होगा। वो मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा और बाकी जो पहले 50% आरक्षण दिया जा रहा था उसमें 15% की और बढ़ोतरी की जाएगी, यानी 50 से 75 किया जाएगा। सर, इस मूव को आप नीतीश कुमार का कैसे देखते हैं? ये एंटिसिपेटेड था, ये होना ही था। जिस समय से जातिगत सर्वेक्षण आया था उसके बाद से ही कई बार मैं ही बोल चुका हूं कि जो आगे की प्लानिंग है, पॉलिटिकल प्लानिंग होती है, उसकी तैयारी हो चुकी है। पहला, आरक्षण की सीमा बढ़ेगी। दूसरा, कुछ इकोनॉमिक एक्शंस लिए जाएंगे। सामाजिक जो एक परिवर्तन आया है 90 के दशक के बाद धीरे धीरे, अब उसको आर्थिक रूप से कैसे समानता आए, इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही कल ये टेबल किया गया विधानसभा में, ये रिपोर्ट टेबल की गई जिसमें शैक्षणिक स्तर से लेकर वित्तीय हालत जो है लोगों की, उस पर जब चर्चा हुई तो उसका भी एक खाका पहले से तैयार था। मुख्यमंत्री तैयारी के साथ थे, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं एंटिसिपेटेड था, तो पहले से ये प्लानिंग थी कि आखिर हमको करना क्या है ताकि हम अपने विपक्ष पे एक प्रेशर क्रिएट कर सकें। जी, आरक्षण की बात आपने की, 50% की सीलिंग थी, 10% जब सवर्णों में जो गरीब हैं उनके लिए जब केंद्र सरकार ने इसकी व्यवस्था की, वो ऑलरेडी लागू है जी, तो वो 60% पहले से था। 15% ओबीसी और ईबीसी में आरक्षण को की सीमा को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब उसका अगला कदम होगा कि विधानसभा से वो पारित होगा। यह बड़ा कॉन्टेंशियस इशू है, इसको लेकर चर्चा होगी जी। मामला हो सकता है कोर्ट में जाए, तो केंद्र सरकार को अपना रुख रखना पड़ेगा जी। केंद्र सरकार कैच 22 सिचुएशन में होगी, क्योंकि बिहार में पटल पे, सदन के पटल पे विपक्ष भी ये कह चुका है कि हम इसका समर्थन करते हैं। ये बड़ा वोट बैंक है जी। और जो जातिगत सर्वेक्षण आया है उसने इसको साबित किया है कि ओबीसी, ईबीसी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो कोई इसका विरोध नहीं कर सकता। तो ये बड़ा कैलकुलेटेड गेम खेला गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव की तरफ से, कि आप अपने विपक्ष पे प्रेशर क्रिएट करें। उसके साथ ही जो घोषणाएं हुई हैं जी, करीब 94 लाख परिवार जिनकी आमदनी 6,000 रुपए मासिक से कम है, उनके लिए एक प्लान क्या हो सकता है, तो उन्हें 2 लाख रुपए देने की बात की गई कि जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये 5 सालों में होगा। इसके बहाने एक और राजनीति हुई कि अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है, जो रह रहे का बिहार की राजनीति में एक ऐसा टॉकिंग पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द चर्चा होती रही है। केंद्र सरकार ये क्लियर कर चुकी है कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, खासतौर पे बिहार की पॉलिटिकल पार्टीज, ये मांग उठाती रही हैं। नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव से लेकर तमाम जो लोग हैं वो ये बात करते रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कर देंगे तो 2-2.5 साल में ही हम दे देंगे लोगों को, नहीं तो 5 साल हमें लगेगा ये 2 लाख रुपए देने में। जी। अब आप अगर इसकी व्याख्या करें, इसकी मीमांसा करें, तो ये समझ में आता है कि एक पॉलिटिकल प्लॉय है। बिल्कुल। लेकिन आप मुद्रा लोन की बहुत बात होती है, हम लोगों ने बहुत बार जब इस पे चर्चा की है, तो मुद्रा लोन भी 3 तरीके के होते हैं। उसमें जो सबसे प्रेवलेंट है वो शिशु लोन है जी, जिसमें लोगों को 50,000 रुपए मिलते हैं। तो हमने सवाल उठाया 50,000 रुपए में कौन सा बिजनेस हो सकता है, कौन सा रोजगार मिल सकता है। और हमने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों पे चर्चा की है कि क्या पकोड़े की दुकान खोलेगा कोई 50,000 रुपए में।
उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक साल में 40,000 रुपए आम आदमी को मिलने वाले हैं। उसमें सवर्ण भी होंगे, उसमें पिछड़े भी होंगे और 94 लाख परिवार होंगे। तो सुनने में ये अच्छा लगता है कि 2 लाख रुपए की रकम मिलेगी, तो एक अल्योर करता है लोगों को, ऐसा दिखाता है कि सरकार उनके लिए कुछ करने वाली है। दूसरा, करीब 60,000 परिवार, और मुझे लगता है कि ये महादलित को अपनी तरफ करने की कोशिश है। ये अपने अलायंस को सीमेंट करने का भी एक पॉलिटिकल प्लॉय मैं देखता हूं। महादलित जो खुद क्रिएट किया नीतीश कुमार ने, उन महादलितों को पहले 3 डिसमिल 5 डिसमिल लैंड मिलता था। जब लैंड मिलने में दिक्कत होने लगी तो सरकार ने 60,000 रुपए देना शुरू किया और 1,20,000 उनको घर बनाने के लिए मिलता था। बिल्कुल, अब उसे बढ़ाने 60,000 से बढ़ाकर उसको 1 लाख किया गया। तो ये महादलित चंक जो है उसको खुश करने की बात हुई। तो जातिगत सर्वेक्षण के बाद ओबीसी, ईबीसी को एकजुट करना, 94 लाख परिवार जिसमें सवर्ण भी आएंगे, उनके लिए कुछ फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करके उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करना, ये ए टू जेड जो राजनीति जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी करती है, उसकी तरफ इशारा है कि हम रीच आउट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के वो वोटर रहे हैं कुछ फॉरवर्ड, जो ट्रेडिशनली उनके वोटर रहे हैं, जो नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। हो सकता है कि वो लालू यादव से उनकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, वो सपोर्ट ना करते हो, लेकिन नीतीश कुमार को वो सपोर्ट करते हैं, तो उसको सीमेंट करने की कोशिश है। महादलित एक जमाने में नीतीश कुमार ने बनाया था, ईबीसी भी एक जमाने में नीतीश कुमार ने बनाया था जब उनको लालू यादव से लड़ाई लड़नी थी। तो अब वो पूरे पिछड़े वर्ग को एक करना चाहते हैं, सवर्णों की तरफ एक पासा फेंका है और स्पेशल स्टेटस का एक जुमला भी चला है। तो कुल मिलाकर एक कॉम्बो पैकेज तैयार करने की कोशिश की है नीतीश कुमार ने कि इसमें कोई विरोध नहीं कर सकता है जी। और जाहिर तौर पे इसका कोई विरोध बीजेपी की तरफ से नहीं हुआ, क्योंकि ये एक पोटेंट पॉलिटिकल वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सर, जो हमने आंकड़े देखे, जब आर्थिक और शैक्षिक आंकड़े हमारे पास आए, उसने दिखाया कि नीतीश कुमार इतने वक्त से मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के भी साथ रहे हैं, आरजेडी के भी साथ में भी हैं, एनडीए ने काफी वक्त तक उनका साथ भी दिया, लेकिन ये दिखाता है कि इतने सालों तक रहने के बाद बिहार की स्थिति क्या है। और कहीं ना कहीं अब एनडीए तो इस पर बात करने वाला है नहीं, क्योंकि वो भी उसके साथ सरकार में थे, आरजेडी तो अभी फिलहाल अभी भी सरकार में है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी घिर गई इस बात से, बिहार में तो एक्सेप्ट कर लिया। क्या आपको लगता है कि सेंट्रल में भी ये मुद्दा बनेगा? ये आरक्षण तो एक मुद्दा बनने वाला है और उसमें ओनस अब केंद्र सरकार पे है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो केंद्र सरकार का रुख क्या होगा जी। वो इसके विरोध में खड़ी होगी, इसके पक्ष में खड़ी होगी, पक्ष में खड़ी होगी तो कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक ओनस केंद्र सरकार पे डाल दिया है, भाजपा पे डाल दिया है नीतीश कुमार ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए। उन्होंने एक दरअसल बिहार मॉडल बनाने की कोशिश की है, देश के सामने रखने की कोशिश की है, जिसमें 1,20,000 पहले वो नौकरियों की बात करते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम होता है पूरे बिहार में और वो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो बिहार एक ऐसा राज्य जो जातिगत सर्वेक्षण भी कराता है, चूंकि केंद्र सरकार ये कराने को तैयार नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य जो नौकरियां दे रहा है, नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, युवा नौकरी चाहते हैं तो वो भी दे रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य जो न्याय के साथ विकास कर रहा है। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास कल 2-3 बार अपने भाषण में कहा जी। तो वो एक यूफोरिया क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे हैं। नैरेटिव इज मतलब ज्यादा बताने जिसको आप कह सकते हैं कि ये वर्ड जो है वो ज्यादा डिफाइन करता है वो जो करना चाह रहे हैं उसको, कि सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का फॉर्मूला था, तो उसके सामने एक नैरेटिव बनाइए न्याय के साथ विकास का, और ये दिखाइए कि पहले जो हमने कहा है वो हमने किया है, और इसलिए हम पे ये भरोसा करिए कि हम ये घोषणा कर रहे हैं और ये इसको कहते हैं न्याय के साथ विकास। आपका सबका साथ सबका विकास जो है वो जुमला है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने एक ऐसा प्लॉय, पॉलिटिकल प्लॉय बनाया है, एक वेपन की तरह इसको इस्तेमाल किया है, जिसको वो पूरे देश में दिखा सकें कि ऐसा अगर होगा, ये दरअसल काम करने का, गवर्नेंस का ये मॉडल होना चाहिए, जो जिस मॉडल की बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सर, एक और सवाल ये है कि अभी बातें उठ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। बिहार में 65 भी नहीं, 75 पार हो रहा है। ठीक है, उसमें 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है,
लेकिन क्या हो सकता है कि इसको चुनौती दी जाए, इसके खिलाफ कोई पीआईएल फाइल की जाए? अब उस पे अगर फाइल किया जाता है तो उस पे क्या स्टांस होगा, बीजेपी क्या कहेगी? एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो आरक्षण का विरोध करता रहा है। हालांकि जो प्रोमिनेंट दल हैं वो कोई भी इसके खिलाफ नहीं हो सकता। 2015 में इसी बिना पे बिहार में बीजेपी की हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि उस समय मोहन भागवत जी ने यह कहा था, आरएसएस प्रमुख ने, कि हमको रिविजिट करने की जरूरत है आरक्षण जी। संघ ने भी अपना स्टैंड बदला है। बीजेपी तो अपने आप को अब पिछड़ों की पार्टी बना चुकी है। वो हिंदी बेल्ट की, फॉरवर्ड्स की, बनियों की पार्टी अब नहीं है। तो वो ये कहती रही है कि हम आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने वाले नहीं जी। और बिहार सरकार का ये तर्क होगा कि जैसे ही आपने सवर्णों में जो 10% आरक्षण अलग से दिया, तो वो 50% का जो कैप है जी, इंदिरा साहनी केस वाला जो जजमेंट है, उसको आपने तोड़ दिया है जी। हाँ। तो हम 15%, 25% खाली रहेगा, 15% और मतलब 50 और 15 65 और 10% सवर्णों में आरक्षण के लिए। तो हम 75 इस सीमा को करते हैं। आपसे सहयोग की अपेक्षा है जी। तो ये एक, इसलिए मैं कहता हूं कि उन्होंने केंद्र के पारे में गेंद डाल दी है। अगर वो कोर्ट में जाता है, जो कि जाएगा, कोई ना कोई इसको लेकर पीआईएल फाइल होगा और ये मामला लंबा चलेगा और इसको पूरे मामले को पॉलिटिकल बनाया जाएगा। और गरीब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको काटर करने की कोशिश प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस गरीब को भी एक तरीके से कहा जाए नीतीश कुमार ने अपनी तरफ करने की कोशिश की है, जब वो फाइनेंशियल पैकेज के साथ उनकी तरफ हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा सवाल होगा मेरा। सवाल ये कि क्या अब ऐसा कह सकते हैं कि 2024 की लड़ाई धर्म और जाति पे लड़ी जाएगी? क्योंकि जनवरी में हम देख रहे हैं कि राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई, केंद्र सरकार लगी हुई है, और इधर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना, उसके बाद से आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये क्लैश होने वाला है, धर्म और जाति की लड़ाई। देखिए, बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेगी और नहीं लड़ती है। पिछले कुछ समय में राम मंदिर उसका मुद्दा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप यूपी में देखें जी, तो उन्होंने एक जातिगत गोलबंदी की कोशिश की है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, जो छोटी पार्टियां हैं लेकिन एक पर्टिकुलर सेक्शन को अपनी तरफ खींचती हैं, प्रभावित करती हैं, उनके वोटर हैं वो, उनको साथ लेने की बीजेपी ने कोशिश की है। तो बीजेपी ने भी अपने स्टैंड में थोड़ा बदलाव किया है। अब अमित शाह ये कह रहे हैं, मैं बार बार 2-3 दिन से ये बात कह रहा हूं कि अमित शाह का ये कहना कि तेलंगाना में, और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि यहाँ ओबीसी सीएम बनेगा अगर हम जीतते हैं तो जी। बिहार में जाकर कहा कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ नहीं है सिद्धांत तौर पे, लेकिन हम इसको राजनीतिक तौर पे नहीं भुनाना चाहते हैं। जब प्रधानमंत्री की जाति बताई जाती है कि ओबीसी से है, जब प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि उनके मंत्रिमंडल में 30 के आसपास जो मंत्री हैं वो ओबीसी हैं, तो ओबीसी राजनीति, जाति की राजनीति और धर्म की राजनीति, इसका एक कोलिशन, एक ब्लेंड आप देखने को मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। धर्म को बड़े स्तर पे, क्योंकि राम मंदिर बहुत दिन से एक ऐसा मुद्दा था जो बीजेपी के लिए बड़ा पोटेंट इशू था। अब चूंकि वो मंदिर बन चुका है ऑलरेडी, 22 तारीख को प्रधानमंत्री को वहां जाना है, तो उसको तो बड़ा किया जाएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली जाति की लड़ाई और ये नैरेटिव कि जाति दरअसल गरीब की जाति है जी, हम जातियों के खिलाफ नहीं है, ओबीसी तो खुद प्रधानमंत्री तो खुद ओबीसी जाति से आते हैं। तो कुल मिलाकर उनकी तरफ से भी ये एक ब्लेंड कल्चरल नेशनलिज्म का, हिंदुइज्म का, गरीबों का, उधर से भी एक ब्लेंड बनाने की कोशिश होगी। तो ये एक फियर्स पॉलिटिकल बैटल आने वाले दिनों में आप देखने वाले हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक जो है वो अब कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों ने उस तरफ एक तरफा बात करनी शुरू की है कि पिछड़े एक तरफ आ जाए जी, और उनकी लड़ाई अगड़ों से हो जाए। इसलिए बार बार ओबीसी की बात आती है, जो सोनिया गांधी ने की, जो राहुल गांधी ने की। ये एक कंप्लीट शिफ्ट आप देख रहे हैं कांग्रेस की जो सोच है उसमें जी। तो कोशिश है ये नैरेटिव गढ़ने की। इसमें कौन जीतता है, किसका नैरेटिव दूर तक परकोलेट करके जाता है, ये देखना बाकी है। मतलब बेसिकली 2024 के चुनाव में हमें धर्म और जाति की
एक लड़ाई देखने को मिलने वाली है और बीजेपी दोनों को साथ के चलने की कोशिश कर रही है। हालांकि नीतीश कुमार हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अखिलेश यादव हो, तमाम बड़े नेता लगातार जातीय जनगणना ओबीसी के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को ओबीसी से बताते हैं। अमित शाह बोलते हैं कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बीतेंगे और लोकसभा के चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, कौन सी पार्टी का क्या मूव होने वाला है और कौन सी पार्टी क्या चाल चलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।